बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था सोलिबिलिटी के बारे में। हमने पढ़ा था कि सोलिबिलिटी क्या होती है और उसके अलावा हमने स्टडी किया था लाइक डिजोल्व लाइक का प्रिंसिपल। हमने उसके 3 पॉइंट्स भी देखे थे। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था कल का वो था सल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन। हमने देखा था कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो कैसे एक सोलवेंट के अंदर सोल्यूबल होता है, कैसे डिजोल्व होता है, और ये फैक्टर जो होता है वो कैसे सोलिबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। आज हम उसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी, कि टेम्परेचर जो होता है वो सोलिबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, अगर हम देखें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने से क्या फ़र्क पड़ता है। जनरली हम ये देखते हैं, हमने पढ़ा था कि जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ जल्दी सोल्यूबल हो जाती है सोलवेंट के अंदर। लेकिन ये हर दफ़ा सही नहीं होता। मीन्स कि हर कंपाउंड के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। कुछ ऐसे कंपाउंड्स, कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं नेचर के अंदर जिनके लिए ज़रूरी नहीं है कि हीट आपको इंक्रीज करनी ही पड़े, हीट देनी ही पड़े, कि वो अपने सराउंडिंग से कुछ हीट लें और वो फिर भी अपने आप को सोल्यूबल ना करें। उसके लिए आपको एक्सटर्नली आप लिटमस जलाओ या फ्लेम दो तो तब आपके पास वो सोल्यूबल हो। आज हम इसी में से 3 फैक्टर स्टडी करेंगे कि किस तरह जो टेम्परेचर होता है वो अफेक्ट करता है सोल्यूबिलिटी को, और जब चीज़ें सोल्यूबल हो रही होती हैं आपस में तो किस तरह जो हीट होती है वो जनरेट होती है या हीट जो होती है वो लिबरेट आउट होती है। ओके बच्चों, नंबर 1 जो फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है टेम्परेचर को सोल्युबिलिटी के ऊपर, उस केस में क्या होता है जब हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब्ड होती है किसके अंदर, सल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर। मींस कि जब आप सोल्यूशन बनाते हो तो आप क्या करते हो, आप हीट जो होती है प्रोवाइड करते हो। हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सोल्युबिलिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, जो हमने भी पिछले थोड़ी देर पहले बात की है। लेकिन हर केस में ये ट्रू नहीं होता। आगे वाले केसेस में पढ़ेंगे कैसे ये ट्रू नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पहले समझाती हूँ। जैसे हम देख लेते हैं कोई सॉल्ट है हमारे पास KNO3। जब KNO3 को आप वाटर के साथ मिक्सअप करते हो तो ये सोल्यूबल नहीं होता एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। आप इसको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हो। जब आप इसको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हो मींस हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है इस सोल्यूशन फॉर्म के अंदर। आपने हीट दी है, किसको, सिस्टम को दी है आपने हीट। जो एक सिस्टम बना हुआ है KNO3 का और वाटर का, ये सोल्यूशन जो बना हुआ है, आपने इसको हीट दी है और तब जाके ये दोनों चीज़ें आपस में सोल्यूबल हुई हैं। जब ये दोनों चीज़ें आपस में सोल्यूबल हो गई हैं तो जो टेस्ट ट्यूब होगी ना आपकी वो हो जाएगी कोल्ड। बच्चों, इस तरह क्यों होता है, क्योंकि जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो जो KNO3 होता है ये हमारे पास ऐड करता है एज अ सल्यूट। जब ये KNO3 जो ऐड करता है सल्यूट को, जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो जो आयंस होते हैं किसके, सल्यूट के, वो ब्रेकअप हो जाते हैं। मींस कि वो स्प्लिट अप हो जाते हैं किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर। और जो उनको हीट चाहिए होती है वो तो आप सराउंडिंग से दे रहे हो। जब हीट उनको प्रोवाइड की, उन्होंने रिएक्शन किया किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, आपस में कंबाइन कर गए। कंबाइन करने के बाद जो सिस्टम हुआ उसकी एनर्जी जो होती है या हीट होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो टेस्ट ट्यूब होती है वो कोल्ड हो जाती है। हीट जो हुई है वो एब्जॉर्ब्ड हुई है। इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब होती है वो कोल्ड हो जाती है, उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि आपने हीट दी है। ठीक है, बेशक सराउंडिंग से लिए, जहां मर्जी से लिए आपने, बेशक आप उसको फ्लेम पे गर्म कर रहे हो, किस तरह भी कर रहे हो, तो आपने हीट प्रोवाइड की है, आपने हीट अंदर एंटर की है सिस्टम के अंदर, उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब अगर इसका दूसरा फैक्टर पढ़ें जो कि है हीट इज गिवन आउट। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर जब आप कोई भी सल्यूट, फॉर एग्जांपल ले लो आप Li2SO4 लिथियम सल्फेट को रिएक्शन करवाओ वाटर के साथ, तो क्या होता है जब ये दोनों आपस के अंदर कॉम्बिनेशन करते हैं, मीन सोल्यूशन फॉर्म करते हैं, तो जो हीट होती है वो बाहर निकलती है, लिबरेट होती है।
आपस में रिएक्शन करने की वजह से। पहले में क्या था, पहले में हमने खुद हीट दी थी, ठीक है, हमने खुद हीट दी थी ताकि वो क्या हो जाए, आपस में सोल्यूबल हो जाए, मिक्सअप हो जाए। और आफ्टर सम टाइम की जो हमारे पास हमने जब टच किया टेस्ट ट्यूब को तो वो कोल्ड थी। लेकिन इस तरह के रिएक्शन में क्या होता है, हीट इज गिवन आउट के अंदर कि जब आप लिथियम सल्फेट को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो या सोल्यूशन फॉर्म कराते हो तो क्या होता है, हीट जो होती है वो लिबरेट आउट होती है, हीट बाहर निकलती है। और इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह के केसेस में बच्चों जो सोलिबिलिटी होती है सॉल्ट की वो डिक्रीज कर जाती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। जैसे ही वो आपस में क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन कॉज करते हैं, रिएक्शन बनाते हैं, कोई सोल्यूट प्लस सोलवेंट आपस में मिलते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उसके अंदर हीट जो होती है वो बाहर निकल जाती है, हीट लिबरेट हो जाती है, तो सोल्यूशन जो होती है सोलिबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। इस केस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ना, किसकी, सल्यूट की अट्रैक्टिव फोर्सेस। सल्यूट की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, वीकर होती हैं सल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन की निस्बत। लेकिन अगर हम पहले वाले पॉइंट की बात करें उसके अंदर क्या होता है, सल्यूट सोलवेंट की जो अट्रैक्शन होती है वो कम होती है, जबकि सल्यूट के अंदर जो होती है वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है सल्यूट पार्टिकल्स की आपस के अंदर। इसलिए हम हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो सल्यूट के पार्टिकल्स की अट्रैक्शन है वो वीकन हो जाए। और इस तरह के रिएक्शन में क्या होता है, जिसके अंदर हीट जो होती है वो गिवन आउट हो या बाहर निकले, उसके अंदर क्या होता है कि वो इमीडिएटली रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। जब वो इमीडिएटली रिएक्शन करते हैं क्योंकि सल्यूट की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीकर होती है, और जब दोबारा वो रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो वो इतने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करते हैं कि जो हीट होती है वो लिबरेट कर जाती है, और टेस्ट ट्यूब को अगर आप टच करो तो वो वार्म होगी। थर्ड केस जो आता है वो आता है नो चेंज इन हीट। इसकी एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन है सोडियम क्लोराइड की और वाटर की। आप जब भी सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करोगे आपको कुछ फील नहीं होगा, ठीक है, आपको कुछ भी फील नहीं होगा। क्यों नहीं फील होगा, क्योंकि ये आम रूम टेम्परेचर के ऊपर 20 to 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान ये आराम से सोल्यूबल हो जाता है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। इसके लिए कोई आपको स्पेसिफिक ना तो हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, और ना ही इसकी रिएक्शन के बाद आपको हीट निकलती हुई महसूस होगी, ठीक है। आप देखते हैं बुक पे क्या लिखा है। टेम्परेचर इफेक्ट्स द सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। हमें पता है कि टेम्परेचर होता है वो इफेक्ट करता है सोलिबिलिटी सब्सटेंसेस की। सोलिबिलिटी जनरली इंक्रीज विद हाई टेम्परेचर। ये हम जनरल प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे सोलिबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। देयर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी का डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर सम साल्ट्स लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस सोल्यूशन मेकिंग इट एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस केस में क्या कहते हैं कि जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पास KNO3 हो गया, NaNO3 हो गया, KCl हो गया, ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं जब आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो टेस्ट ट्यूब हो जाती है वो कोल्ड हो जाती है, और इसको कहा जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसके अंदर हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। सोलिबिलिटी यूजली इंक्रीज विद टेम्परेचर फॉर सच सोल्यूट। सोलिबिलिटी इस तरह के जो सोल्यूट होते हैं उनके लिए इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो अट्रैक्शन जो हो जाती है वो ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द आइज ऑफ द सोल्यूट। क्योंकि सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली अटैच होते हैं, उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए आपको हीट देनी पड़ती है ताकि वो अट्रैक्टिव फोर्सेज ब्रेकअप हो सकें। सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड द नेसेसरी हीट एंड कॉजिंग डिक्रीज इन द टेम्परेचर एंड मेकिंग द सोल्यूशन कोल्ड। अब यहाँ पर उन्होंने पॉइंट लिखा है कि जो आपस में आसपास के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो इतनी हीट दे देते हैं कि डिक्रीज हो जाए टेम्परेचर, और सोल्यूशन को वो ठंडा कर देते हैं। क्योंकि वो हमारे पास जो साइड पे सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी हवा के अंदर भी तो गर्मी होती है ना, तो वो इतनी एनर्जी दे देते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि जो दोनों सोल्यूट और सोलवेंट आपस में क्या करते हैं, सोलिबिलिटी काज करते हैं, सोल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं, और जो सिस्टम होता है मींस टेस्ट ट्यूब होता है उसकी जो हीट होती है वो डिक्रीज कर जाती है, वो कोल्ड हो जाता है वो। सेकंड केस है हीट इज गिवन आउट। On the other hand, when salts like lithium sulfate and cesium sulfate are dissolved in water, the test tube becomes warm. Heat is released during the process. कहते हैं कि इस तरह के केसेस में क्या होता है, हीट जो होती है वो रिलीज होती है सिस्टम से। इन सच केसेस द सोलिबिलिटी ऑफ साल्ट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस तरह केसेस में क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो सोलिबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है जब हीट इज गिवन आउट के अंदर। सच केसेस अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द सोल्यूट पार्टिकल्स आर वीकर देन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एज वेल द स्ट्रेच। मैंने आपको भी बताया कि इस केसेस में क्या होता है, इस केसेस के अंदर आपकी जो टेस्ट ट्यूब होती है वो गर्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि सोल्यूट की अट्रैक्टिव फोर्सेज बहुत वीकर होती है,
ठीक है। लेकिन इसके बरक्स जो सोल्यूट सोलवेंट की अट्रैक्शन होती है वो इस हद तक स्ट्रॉन्गर होती हैं कि आपको फील होता है कि उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है, उनकी अट्रैक्शन काज हुई है और जो टेस्ट ट्यूब होती है वो गर्म हो जाती है। नंबर 3 पर है नो चेंज इन हीट। इन सम केसेस ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन प्रोसेस neither the heat is absorbed nor released. For example, salt like NaCl add in water, the solution temperature remains almost the same. Instant temperature has a minimum effect on solubility. हम ट्रेंड अब देखते हैं, जो आगे मैंने एक पिक्चर आपकी बुक से ली हुई है कि किस तरह जो होता है टेम्परेचर जो होता है वो अफेक्ट करता है सोलिबिलिटी को। तो देखो बच्चों, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर है हमारे पास सोलिबिलिटी। ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये हमारे पास सोलिबिलिटी की उन्होंने जनरल डेफिनेशन दी है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको NaCl का बताती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम कलर भी वही चूज करते हैं, ब्लू। NaCl का देखो सोलिबिलिटी जो होती है 30 to 40 के दरमियान होती है। सोलिबिलिटी टेम्परेचर नहीं है, 30 to 40 इसका स्केल होता है सोलिबिलिटी का। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो देख रहे हो कि ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। पहले ये नीचे की था 30 और 40 के दरमियान, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेम्परेचर, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। जब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आया तो देखो वो स्ट्रेट लाइन 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ गया। यहां से समझ नहीं आ रही तो बुक खोलो, वहां पर मैं आपको साथ साथ समझ आ रहा होगा जब मैं बता रही होंगी। ठीक है, ऐसे हो गया। और मॉलिक्यूल चेक करते हैं और हम देखते हैं इसका सीजियम सल्फेट का। तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जो सीजियम सल्फेट है उसकी क्या हो रही है, सोलिबिलिटी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो सीजियम सल्फेट है वो किस चीज की एग्जांपल है। सीजियम सल्फेट बच्चों है ऐसे रिएक्शन की जिसके अंदर जो हीट होती है वो गिवन आउट होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, सोलिबिलिटी डिक्रीज करेगी इस केस के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हीट जो होती है गिवन आउट होती है, ये इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो KClO3 के अंदर क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इसका ग्राफ भी ऊपर की तरफ जा रहा है। इंक्रीज कर रहा है ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो सारा सोलिबिलिटी भी ऊपर की तरफ जा रही है। मींस कि इसके अंदर क्या हो रहा है, हीट जो हो रही है वो एब्जॉर्ब हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास अब है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अब देखो इसके अंदर भी सेम वैसा ही केस हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना, 0 पे 10% आप इसकी सोलिबिलिटी देखो। जब आपने 30 पे किया तो 40-50 तक आ गई, उसके बाद आपने 60 पे किया तो 100 सोलिबिलिटी इसकी आ गई। तो KNO3 भी ऐसा एक हमारे पास सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या होता है, हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। हीट ऑब्जॉर्ब कब हो रही है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो हीट जा रही सिस्टम के अंदर और सोलिबिलिटी इंक्रीज कर रही है। NaNO3 की देखो, NaNO3 की देखो कितनी जल्दी उसने सोलिबिलिटी कास्ट की है। अभी थोड़ा सा टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया और वो जल्द अज जल्द उसकी सोलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर गई है। आमतौर पे भी उसकी जो रूम टेम्परेचर के ऊपर उसकी सोलिबिलिटी है वो 70 के 80 के दरमियान है। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो उसका ग्राफ कितनी जल्दी स्ट्रेट लाइन हो गया है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों आपको ग्राफ पढ़ना जो है ना वो लाजमी आना चाहिए ताकि आपको समझ आ जाए कि ग्राफ में लिखा क्या है। जिस बच्चे को ग्राफ पढ़ना आ जाता है, ग्राफ में क्या उन्होंने बताया हुआ है, तो उसके लिए भी कोई कॉन्सेप्ट भी मुश्किल नहीं रहता। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज का लेक्चर बहुत बहुत इजी था, इतना कोई भी इसमें ट्रिकी पॉइंट नहीं था। कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था, लेकिन इसके अंदर भी आपने याद रखना है कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रहे हैं और कौन से एंडोथर्मिक रिएक्शन दे रहे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का आपको पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से आपकी टेस्ट ट्यूब जो होती है वो कोल्ड हो जाती है। आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, आप सिस्टम को हीट देते हो तब रिएक्शन काज होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हीट जो होती है वो निकलती है बाहर एग्जिट से, याद रख लो। ठीक है, और तीसरे ऐसे आते हैं जिसके अंदर कोई हीट के अंदर चेंज नहीं होता, जैसे सोडियम क्लोराइड। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।